दोस्तों, अगर आप कला अध्यापक बनना चाह रहे हैं और यूपी टीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कला से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा जानकारी देगा। चलिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन लाइन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज किसने की? आर्चीवाल्ड, कार्लाइल तथा काकबर्न। आर्चीवाल्ड, कार्लाइल तथा काकबर्न ये जो है ने सन 1880 में ईस्वी में कैमूर की पहाड़ियों से संबंध में बताकर शिला चित्रों की खोज की। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन किस जर्नल में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किया था। ठीक है, और आदिमानव किसके बने हथियार प्रयोग करता था? तो पत्थर के बने हथियार प्रयोग करता था। कौन? आदिमानव। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वाधिक प्रमुख विषय क्या था? तो सर्वाधिक प्रमुख विषय आप जानते हैं आखेट ही था, तो यहाँ पे आखेट लिखेंगे। कला विलास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित क्षेमेंद्र, जो कि कश्मीरी पंडित थे, इन्होंने लिखी थी। और विष्णुधरोत्तर पुराण की रचना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी। लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा था? तो ससपाल था। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में से आता है, होशंगाबाद के शिला चित्र की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो मनोरंजन घोष को 1922 ईस्वी में इस शिला चित्रों की खोज किया था, मनोरंजन घोष ने। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में कौन कौन से प्रतीक अधिक प्रयुक्त हुए हैं? तो चक्र, त्रिशूल, स्वास्तिक, बाहु और सबाहु, ये सभी यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। आदिमानव ने किन रंगों का प्रयोग किया है? तो खनिज रंगों का प्रयोग किया है आदिमानव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आ जाता है कि होशंगाबाद क्षेत्र में दोहरी रेखा का शिलाश्रय के ऊपरी भाग में महामहिष का चित्र है, उसका आकार क्या है? तो उसका आकार 10 इंच × 6 इंच है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। आगे क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ की शिलाओं पर मिलता है? तो आदमगढ़ की पहाड़ियों पर मिलता है। जिराफ ग्रुप जो है ये आदमगढ़ से। ठीक है, पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा नाम क्यों जाना जाता है? मतलब क्यों पड़ा? तो चूंकि यहाँ पे 5 पांडव वनवास के दौरान निवास करते थे, इसलिए पंचमढ़ी को 5 पांडवों की गुफा कहा जाता है। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? F. फॉसेट ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, F. फॉसेट ने दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया था। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो G.R. हंटर को है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर G.R. हंटर को है। आगे क्वेश्चन है, 6 पैर वाले अति दीर्घ काल्पनिक पशु के आखेट का दृश्य किस स्थान पर चित्रित है? तो चंबल घाटी में कनवला नामक स्थान पर स्थित है। 6 पैर वाले अति दीर्घ काल्पनिक पशु के आखेट का दृश्य। हरनिहरन नामक गुफा कहाँ पर स्थित है? तो विजयगढ़ में हरनिहरन नामक चित्र उपस्थित है। ठीक है, गुफा इससे उपस्थित है। हरनिहरन जो गुफा है विजयगढ़ में है। और लखनिया गुफा कहाँ है? तो लखनिया दरी, लखनिया जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कंडाकोट पहाड़ के समीप है लखनिया गुफा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में मानव आकृतियों की रूप विधि किस प्रकार की है? तो ज्यामितीय आकार की है। कहीं आयताकार, कहीं त्रिकोणाकार, कहीं डमरूनुमा, तो कहीं सीढ़ीनुमा है। तो ज्यामितीय आकार हम कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की मानवाकृतियों के रूप की विधि जो है ज्यामितीय आकार है। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायगढ़ क्षेत्र में है। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शैली में बना महाकाय गजराज का चित्र कहाँ मिलता है? यानी हाथी का चित्र कहाँ मिलता है? तो मोन्टेरेजा पंचमढ़ी से मिलता है।
लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन के लेखों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? 1950 में प्रकाशित रिप्रोडक्शन फार्म गार्डन के नाम से हुआ था। पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों का पता किसने और कब लगाया था, ये पूछा जाए तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लावरम में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों का पता लगाया था। आगे क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ और किस रंग के बने मिलते हैं? तो भीमबेटका के चित्र अधिकतर भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, तो दीवार पर और छत पर लाल रंग से बना है भीमबेटका में। यहाँ पे 600 गुफाएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र हैं, ठीक है, भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है? तो भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कितनी हैं? तो 600, इसमें 275 में चित्र है, ये मैं बता चुका हूँ। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व में है, ठीक है। अब आगे जो है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय V.S. वाकड़कर को जाता है, ठीक है, V.S. वाकड़कर को जाता है। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में किन किन पशुओं के चित्र मिलते हैं? तो हाथी, भैंसा, जिराफ, सूअर, हिरन, गाय, बैल, बंदर, चीता, भालू, गैंडा, बकरी आदि के चित्र मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में किन किन पक्षियों का अंकन हुआ है? तो गिद्ध, मोर और काल्पनिक आकृतियां बहुत सारे अंकित हुए हैं। ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। भारतीय शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किस विदेशी विद्वान को जाता है? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल को जाता है। आदिकाल की सबसे बड़ी ताम्र निधि किस प्रदेश में मिली है? तो गुगेरिया मध्य प्रदेश में मिली है। जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ मिलता है? तो वह गुजरात के लोथल में मिलता है, जो कि अहमदाबाद के पास है। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के विषय क्या थे? तो नृत्य, श्रृंगार, मदपान, जुलूस, युद्ध, ये सभी प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के विषय थे। इन सभी चित्रों में मुख्य विषय क्या थे? तो शिकार जो है सबसे ज़्यादा मुख्य विषय थे। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक शिला चित्र मुख्य रूप से किन किन स्थानों पर मिलते हैं? तो होशंगाबाद, भोपाल, मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? ये पूछा जाए तो पंचमढ़ी में मिलता है। अब देखिए, एक लेख लिखे हैं वाचस्पति गौरैया, इन्होंने लिखा है, भारतीय कलाकार आत्मविभंजना और आत्मघाषा से सदा ही दूर रहा है। उसका यह महान त्याग और उसकी यह महती अनासक्ति थी, उसमें तत्कालीन लोकजीवन की महनीय मान्यताओं को अपनी कलाकृतियों में संजोकर कला के ध्येय को और भी ऊंचा बना दिया गया है। दर्शन हमें सिंधु सभ्यता की दुर्लभ कलाकृतियों में देखने को मिलता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही है। आगे क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे पक्की मिट्टी के बर्तन बने हैं, पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कही जाती है और नगरीय सभ्यता कही जाती है, ठीक है। इस हिसाब से बहुत सारे नाम पड़े हैं। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से यानी मोहनजोदड़ो से मिलती है, जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आर्डिगन कला पे सर्च करिएगा, ठीक है। लोथल गुजरात की खुदाई कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में लोथल, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद के पास, वहाँ जो कि सबसे पुरानी बंदरगाह कही जाती है, तो 1953 ईस्वी में खुदाई हुई थी। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत के किन किन स्थानों पर मिलते हैं? पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल, ठीक है। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं, गुजरात, जो कि भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में है, अहमदाबाद के पास है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा युग से प्राप्त अवशेष का
क्या प्राप्त होता है, अवशेषों से क्या प्राप्त होता है? तो बर्तन, सिक्के, खिलौने, मोहरे, दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ वस्तुएं जैसे आभूषण, चूड़ियाँ और जूड़े के पिन, श्रृंगारदानी, कर्णाभूषण, ये सभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किन स्थान की सभ्यता के समान माना गया है? तो मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता के समान छाप दिखाई देती है, इसलिए इसके समान माना गया है। सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो सिंधु दाई लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु जो लिपि थी। लेकिन सिंधु कौन सी लिपि थी, वो उसका क्या लिखा गया है, ये सब पता नहीं लगाया जा सका है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे किन प्रकार की कला किससे निर्मित हैं? तो वर्गाकार, हाथी दांत, पकाई मिट्टी, नीले या सफ़ेद चमकीले पत्थर से बनी हुई है। मोहरों का माप क्या था? ज़्यादातर मोहरों का माप जो था वो 2 इंच लंबाई एवं चौड़ाई थी। ठीक है, मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार की निर्मित थी? ऊपरी उभरी हुई थी, जो आकृतियाँ थी उस पर उभरी हुई थी। एक सिंगी बैल नहीं कह सकते, एक सिंगी पशु की आकृतियाँ ज़्यादातर दिखाई दी है। तो सिंधु घाटी से प्राप्त कुछ प्रमुख मुद्राएं के नाम बताइए, यहाँ पे पूछ लिया है। तो पशुपति मुद्रा, पीपल वृक्ष की मुद्रा, एक श्रृंगी मुद्रा, वृषभ मुद्रा, 2 बाघों के मध्य एक मनुष्य की मुद्रा आदि हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं। तो पुरुष की आवक्ष मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, पुरुष धड़ नर्तकी की धातु मूर्ति, ये सभी हैं। राधा कमल मुखर्जी इनसे इनकार करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई संबंध नहीं है और न उसकी ऋणी है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो कुछ सामान यहाँ से वहाँ के यहाँ हो गए हैं। अब तो धीरे धीरे यह धारणा पनपती जा रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे लास्ट में सिंधु घाटी से प्राप्त पात्रों पर क्या अंकित है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वृत्त, कोण, वृत्तांश आदि से बने आलेखन जिनके अंदर फूल, पत्ती, पशु पक्षियों की आकृतियों को दर्शाया गया है। वाचस्पति गौरैया कहते हैं कि यद्यपि सिंधु घाटी की इन उपलब्धियों के द्वारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नगरों, शासकों, कवियों, कलाकारों, विद्वानों और कारीगरों से संबंध में कुछ पता नहीं चलता, तथापि इन अवशेषों से तत्कालीन भारत के रहन सहन, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान और कला कौशल संबंधी बहुत सी बातों का अवश्य परिचय होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में वास्तुकला का भी प्रचलन था, यह किस प्रकार ज्ञात होता है? तो भवनों के अवशेष, स्नानागार, सड़कें, नालियाँ, भित्ति आदि से मोहनजोदड़ो की वास्तुकला का भी प्रचलन था, ये ज्ञात होता है। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता है? तो पक्की लाल ईंटों से होता है। पक्की ईंटों का माप क्या था? तो उस समय जो है पक्की ईंटों से होता था, नालियाँ सुसज्जित थी और पक्की ईंटों का माप जो है 10/1/4 गुणे 5 इंच गुणे 2/1/2 इंच, ये माप थी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। भारत की सबसे प्राचीनतम मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो सिंध कांठे के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से मिलती हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा किन नगरों के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? तो 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयू प्रिया नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ क्या हैं तथा वह किस प्रकार की हैं? लोथल के बर्तनों पर आलेखन है। कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे त्रिकोण, वर्ग, आयत, अर्धवृत्त आदि के आधार की है। इसके अतिरिक्त मक्का की बालें, घास, जौ अंकन भी मिलता है। लोथल से कौन कौन सी कलाकृतियाँ मिलती हैं? तो मिट्टी के बर्तन, पशुओं की मूर्ति, पत्थर की चाकू, रंगीन मनके, तांबे की वस्तुएं, सुराही, प्लेट्स, घड़े आदि ये सभी मिलते हैं। वाचस्पति गौरैया जी बोलते हैं कि भारतीय कलाकार ने बाह्य सौंदर्य के वशीभूत होकर कला की उद्भावना नहीं की, बल्कि उसकी
अंतः प्रेरणाओं और उसके भीतर प्रसुप्त देवी विश्वासों ने ही उसके विचारों को रंग रूप वाणी और व्याप्ति प्रदान की है। उसने लोक जीवन को भी दृष्टि में रखा। सिंधु सभ्यता की उपलब्धि कलाकृतियों में इन अभिप्राय के पर्याप्त प्रमाण सुरक्षित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।